2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ढूंढीगल स्थित वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड की करेंगी समीक्षा। योगी आज लोक भवन में सीएम उद्यमी मित्र योजना के 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। डीसीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कानपुर में 19 जून को भाजपा करेगी जनसभा। सीएम योगी को भेजा गया है आमंत्रण। सांसद सत्यदेव पचौरी ने बैठक कर की तैयारियों का ली जानकारी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा दौरा। अगरतला पहुंचे जेपी नड्डा, आज मेगा रैली में करेंगे संबोधित। कमजोर होकर के डीप डिप्रेशन में बदला है पेपर जॉय। अगले 12 घंटे में और होगा कमजोर। गुजरात में नुकसान का होगा सर्वे। अमित शाह भी जाएंगे गुजरात। अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के लिए घुसपैठ की साजिशें तेज। 7 पाकिस्तानी आतंकियों को घुसपैठ के दौरान मार गिराया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हारिस। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं राजभर। सुबह सपा की आईटी सेल की आज बैठक होगी। बैठक में तय होगी 2000 चुनाव की रणनीति। तो फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं राजभर। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सुबह सपा की आईटी सेल की आज बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि आज जो फिर से एक बार सपा जो है वो एनडीए में शामिल होगी। बैठक में तय होगी 2024 की चुनाव की रणनीति। तो एक बार फिर से बीजेपी के साथ दिख सकते हैं ओपी राजभर। बताया जा रहा है कि अगस्त में हो सकती है गठबंधन की घोषणा और बैठक में तय होगी 2024 की चुनावी रणनीति। एक बार फिर से बीजेपी के साथ दिख सकते हैं राजभर। अगस्त में हो सकती है गठबंधन की घोषणा। राजभर दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। तो अहम जानकारी आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं ओपी राजभर। सुबह सपा की आईटी सेल की आज बैठक होगी, जिसमें बैठक में तय की जाएगी 2024 की चुनावी रणनीति। एक बार फिर से बीजेपी के साथ दिख सकते हैं राजभर। बैठक में तय होगी 2024 की चुनावी रणनीति। अगस्त में हो सकती है गठबंधन की घोषणा। राजभर दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हो भी राजभर। सुबह सपा की आईटी सेल की आज बैठक होगी। बैठक में तय होगी 2024 की चुनावी रणनीति। तो एक बार फिर से दिख सकते हैं ओपी राजभर साथ में बीजेपी के। तो आपको बता रहे एक बार फिर से ओपी राजभर बीजेपी के साथ जुड़ सकते हैं। बैठक होगी आज आईटी सेल की सुबह सपा की, जिसमें आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। एक बार फिर से बीजेपी के साथ ओपी राजभर दिख सकते हैं। तो चुनाव के पहले सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके मद्देनजर कहा जा रहा है कि ओपी राजभर हो सकता है फिर से बीजेपी के साथ अब दिखाई दे। तो राजभर दिल्ली जाएंगे, जो शीर्ष नेतृत्व है इससे मुलाकात करेंगे और फिर एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं फिर से ओपी राजभर। तो आपको बता दें कि पहले जब सरकार बनाई गई थी तो एनडीए का हिस्सा थे, उसके बाद नाराज होकर के इन्होंने एनडीए छोड़ दी थी।
ओपी राजभर की पार्टी ने एनडीए छोड़ दी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिर से हो सकता है कि बीजेपी के साथ की। इस पर बात करने के लिए हमारे तमाम संवाददाता जो है मौजूद हैं। आपको बता दें सतीश संगम हमारे लखनऊ से रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सतीश, आपके पास आएंगे और जानेंगे क्या कुछ कहा जा रहा है कि ओपी राजभर फिर से अब एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर? एनडीए की हिस्सा की बात जब हम राजभर की करते हैं तो जी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह की सरगर्मी तेज हो गई है। आप देखें कि जब विधानसभा चुनाव था, जब साथ लड़े थे समाजवादी पार्टी के बाद, जैसे ही सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी की बनती हुई देखी तो नाराजगी साफ जाहिर हो गई। तो तस्वीरें साफ है। राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर की बेटी की शादी थी बनारस में। उस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता उनको बधाई देने के लिए मौजूद थे। खुद प्रधानमंत्री एक पत्र भेजकर उन्होंने इसकी बधाई दी। और ठीक शाम के समय में, जिस दिन रिसेप्शन था अरुण राजभर के, उस दिन शाम के समय में हालांकि मुख्यमंत्री शिरकत नहीं कर पाए, लेकिन एक निजी होटल में वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई। तो साफ तौर से ये औपचारिक संदेश है और एक तरह से औपचारिक तौर पे ऐलान करना बाकी, लेकिन साफ क्लियर हो चुका है कि एनडीए के साथ राजभर जा रहे हैं। 2017 में जब एनडीए के साथ गठबंधन में बीजेपी की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो इनकी भी अच्छी खासी मजबूती थी। एक सर्वे भी हुआ था, आपको मालूम हो कि ओम प्रकाश राजभर ने एक सर्वे किया था जिसमें पूर्वांचल के 19 लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं इनका पकड़ है। यानी कि पूर्वांचल सीट में जो क्षेत्रीय स्तर पर जो पार्टी को मजबूत करने की बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर की पकड़ है। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा समाजवादी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अरुण राजभर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एक तरह से उनके स्वल्य पार्टी के, तो वो इस तरह आरटीआई के साथ बैठक करेंगे। और अभी कहीं ना कहीं एक ये भी जानकारी आ रही है कि जो शीर्ष नेतृत्व है केंद्र में बीजेपी के, उनसे भी ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हो सकती है। उसके बाद ये ऐलान कर सकते हैं कि एनडीए के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में साथ लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी है कि निषाद पार्टी जो संजय निषाद हैं अभी मौजूदा समय में बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके मंत्री भी हैं, लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस चीज की चिंता दिखाने लगी है लगातार। क्योंकि अगर राजभर अगर एनडीए के साथ आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि पूर्वांचल क्षेत्र में एक तरह निषाद पार्टी से कहीं ज्यादा मजबूती राजभर की है। तो साफ है संदेश कि अगर राजभर एक तरह से बीजेपी के साथ आते हैं तो उनको बड़ा फायदा मिलेगा उन 19 सीटों पे जहां पर क्षेत्रीय स्तर पे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी मजबूत है। इसका साफ संदेश एक और भी हम देखें कि जब इससे पहले विधानसभा चुनाव था तो उसमें भले से ही समाजवादी पार्टी को जीत हासिल यानी कि सरकार बनाने में चूक गई हो, लेकिन पूर्वांचल क्षेत्र में मजबूती के तौर पर देखा जाए, जो खासकर अगर हम बात करें गाजीपुर क्षेत्र या मऊ या फिर आजमगढ़ क्षेत्र में, जो आजमगढ़ क्षेत्र की बात करें जो 10 विधानसभा क्षेत्र थे जिस पर समाजवादी खुद जीत हासिल की थी, तो उसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की भी अहम भूमिका रही है। एक संदेश है कहीं ना कहीं इसके जरिए से 2000 लोकसभा चुनाव को लेकर भी अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो उनको बड़ा फायदा मिल सकता है। जी, आपसे जानेंगे, देखा गया था कि पिछली बार जब ओपी राजभर जो है बीजेपी का हिस्सा थे और उसके बाद उन्होंने एनडीए का गठबंधन जो था वो तोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे शीर्ष नेतृत्व से लेकर के सीएम योगी हो या तमाम उनके जो मंत्री थे, तमाम आरोप लगाए थे। तो कहा जा सकता है अब जो पूरी खटास है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि ओपी राजभर की भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मजबूरी सामने आ रही है। देखिए राजनीति में ये सब चीजें होती रहती है। हमने देखा कि कई ऐसे राजनेता रहे हैं जो सीधे तौर पर पार्टी के जो किसी भी पार्टी के लीडर थे उन पर सीधे तौर पर कटाक्ष करते रहे हैं। 2017 में जब एनडीए के साथ गठबंधन टूटा था तो उस समय भी उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछड़े वर्ग के साथ नहीं है, उनकी अनदेखी कर रही है, दलित समुदाय के साथ नहीं है, उनकी अनदेखी कर रही तमाम योजनाएं हैं जो कहीं न कहीं अपने पार्टी की जो विचारधारा है, खासकर उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको दे रही है। तो इसको लेकर उन्होंने आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी, खुद मंत्री पद छोड़ दिया था। इसमें कई ऐसे जो एक तरह से संगठन भी रहे, खासकर अगर आयोग भी रहे जिसमें दोनों नेता यानी कि अरुण राजभर और इनके जो बड़े नेता वो इसमें एक तरह से शामिल थे। लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा तो उन्होंने इस सारी चीजों को दरकिनार कर दिया। जब लोकसभा चुनाव इससे पहले वाली चीजें हुई थी तो उसमें भी इनके साथ नहीं था, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उनको देखा गया तस्वीरें कि साफ है कि इनके पास मजबूती है, अच्छे वोटर्स हैं इनके पास और लीडरशिप भी है खासकर क्षेत्रीय स्तर पर। तो इस सारी फायदा जो देखने को मिलता है, जो आरोप प्रत्यारोप की जैसा कि आपने बताया कि तमाम तरह के बीजेपी पर आरोप लगाए थे, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं राजनीतिक परिषद में ये सारी चीजें दरकिनार हो जाएगी। जो फ्रंट पे जो साथ लड़ने की बात है वो सामने आएगी। जी
जी, सतीश, जैसा कि आपने बताया कि जो तमाम जो खटास है वो मिट जाएगी, क्योंकि राजनीतिक मजबूरी कहीं न कहीं ओपी राजभर की अब नज़र आ रही है। अच्छा, बीजेपी अगर गठबंधन फिर से करती है, एनडीए में फिर से ओपी राजभर को शामिल करती है, उससे बीजेपी को कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा? अब देखिए कि जैसा कि सर्वे हमने बताया था कि सर्वे राष्ट्रीय एक तरह से स्वदेव पार्टी ने जो खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में 19 सीटें हैं, कुछ समय पहले उन्होंने खुद इसका डेटा जारी किया था कि वहां पे हमारी पार्टी मजबूत है, यानी कि 19 सीटों पे, लोकसभा की 19 सीटों पे मजबूत है। जाहिर सी बात है, पूर्वांचल क्षेत्र में तकरीबन 37 सीटें आती हैं लोकसभा सीटें की, तो उसमें अगर 19 सीटों पे इसकी पार्टी की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है, तो शायद जाहिर तौर पर एक तरह से बीजेपी को इसका फायदा मिलने वाला है। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अगर गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ अगर राजभर आते हैं ओम प्रकाश राजभर, तो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने की बात करेंगे। लेकिन ये बात बाद में आएगी, उसका क्लियरेंस बाद में होगा। लेकिन इससे पहले जो मजबूती के तौर पे देखा जा रहा है कहीं न कहीं, ये एक तरह से अगर गठबंधन के साथ अगर राजभर आते हैं तो एक तरह से बड़ी उपलब्धि होगी और खासकर बीजेपी के लिए बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पूर्वांचल क्षेत्र में मजबूती के तौर पे देखा जा रहा है। जी तो सतीश, साफ आपने एक बहुत ही जाहिर है। अहम बात कही कि सीट को लेकर के अब बंटवारा किया जाएगा। अगर बंटवारे पर बात नहीं बनती है, अगर मान लीजिए इस तरह से होता है कि ओपी राजभर को पर दबाव बनाया जाता है और उनको कम से कम सीटें दी जाती हैं, अपेक्षा के विरुद्ध भी देखा जाए, तो क्या हो सकता है कि सपा ना ज्वाइन करे बीजेपी? इसमें देखिए कई सारी चर्चाएँ हैं, जो अभी केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व से, बीजेपी के जो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व हैं, उनसे मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आ रही है कि कुछ दिनों में मुलाकात कर सकते हैं, तो वहाँ पे इस पर भी चर्चा होगी। हालाँकि यूपी में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में मुलाकात किए थे, तो एक क्लीयरनेस ये था कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन सीट को लेकर एक कहीं न कहीं चर्चा दिल्ली में होगी कि कितनी सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी सीटें इनके खेमे में आ सकती हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव के जीत को तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन हालाँकि ऐसा भी माना जा रहा है की डिमांड करेंगे, खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में। लेकिन अभी क्लियरेंस बाकी है, उस समय चर्चा होंगे जब पूरे गठबंधन साफ तस्वीरें सामने आए, औपचारिक ऐलान हो जाएगा, तो उसमें भी कहीं न कहीं इस पर भी डिमांड रहेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि जो मजबूती के तौर पर 19 सीटों पे कर रहे हैं, तो डिमांड तो रखेंगे ही, क्योंकि अगर गठबंधन के साथ आ रहे हैं, जी। एनडीए के साथ में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो चुनाव लड़ने की भी कहीं न कहीं इस तरह इच्छा जताएँगे। अब एनडीए के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको जुड़ने के साथ इनको खुश करने के लिए या इनके समर्थन के तौर पे कितनी सीटें पे इनको चुनाव या इनके पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे या खुद लीडरशिप के तौर पे अगर ओपी राजभर को देखा जाए, तो कैसे चुनाव लड़ा सकते हैं और कितनी सीटों पर? जी। जी सतीश, 2022 के चुनाव में देखा गया था, विधानसभा के चुनाव में, कि अखिलेश यादव के साथ ओपी राजभर काफ़ी दिखाई दे रहे थे और पूरे चुनाव में अखिलेश यादव का समर्थन करते रहे, और अब जो है पूरा बीजेपी की तरफ आ गए। तो कहीं ना कहीं लोगों में, जनता में उनके जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि विचारधारा को लेकर के उनके बीच में मतभेद नहीं दिख सकता है कि भाई जिस तरफ इनको फ़ायदा दिखता है ये उस तरफ जाते हैं? ये राजनीति में ये सब चीज़ें देखने को मिलता है, क्योंकि जिस विचारधारा के जी। साथ आप जुड़ते हैं, तो उस विचारधारा से न केवल खुद बल्कि पार्टी के लीडर्स, इसके अलावा जो वोटर्स होते हैं वो भी जुड़ते हैं। जो पिछड़े वर्ग को लेकर जो विचारधारा ओपी राजभर चलते हैं, खासकर दलितों को लेकर अम्बेडकर विचारधारा को कांशीराम या फिर सुहेलदेव की विचारधारा को, या फिर अगर आप जब उस समय समाजवादी पार्टी में थे, तो जो इनके बड़े लीडर्स हैं समाजवादी पार्टी के, उसमें भी कहीं न उनकी विचारधारा से चलते थे। जब इनकी विचारधारा से हटेंगे या जब एनडीए के साथ जुड़ेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो इस धारा से कुछ वोटर से जुड़े होंगे, उनके लिए भी थोड़ी-सी नाराज़गी होगी। लेकिन राजनीति में ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि कोर वोटर्स भी माना जाता है हर राजनीतिक लीडर्स के और अपनी। तो कोर वोटर्स कहीं न कहीं इनके पास ऐसा माना जा रहा है कि ठीक-ठाक कोर वोटर्स है, खासकर पूर्वांचल क्षेत्र में। तो हो सकता है कि इसका फ़ायदा एनडीए को मिले और ओपी राजभर को इसका फ़ायदा मिले, जब लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया, जब ऐलान किया जाएगा चुनाव लड़ने की। जी। जी सतीश, अगर सुबह सपा में शामिल हो जाते हैं राजभर, तो इससे जो विपक्षी पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी या बसपा हो, उसको इससे कितना बड़ा नुकसान होगा? कि बहुजन समाज पार्टी तो पहले से क्लियर कर दी है कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूँगी, खासकर उत्तर प्रदेश में, या बड़े स्तर की पार्टियाँ, छोटे स्तर की पार्टियाँ हों। बात हम समाजवादी पार्टी की जब करें, तो समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी-सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं पूर्वांचल क्षेत्र में, क्योंकि पिछले उपचुनाव में अगर हम बात करें, आजमगढ़ के उपचुनाव में, लोकसभा सीट में, तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसका ठीक संदेश ये था कि ओपी राजभर ने गठबंधन में उस वक़्त तो थे,
लेकिन पूरी तरह से चुनाव एक्टिव तौर पे उसके चुनाव प्रचार नहीं किए थे। हालाँकि अखिलेश यादव भी चुनाव में नहीं गए थे, लोकसभा जो उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ का। तो उसमें कहीं न कहीं इनके लिए समाजवादी पार्टी के लिए इसमें घाटा की चीज़ें हैं, इनको नुकसान हो सकता है बड़े स्तर पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम निषाद पार्टी के फिर हम ज़िक्र कर रहे हैं, तो निषाद पार्टी कहीं न कहीं उसके अंदर भी एक तरह से नाराज़गी देखने को मिली है। जब जिससे ही एक जी। तरह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई कि ओपी राजभर एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक तरह से निराशा देखिए तमाम तरह की योजनाएँ तमाम तरह के अभियान छेड़े गए थे, तो उसका कुछ ख़ास असर नहीं दिखा सकता। हो सकता है कि आने वाले समय में निषाद पार्टी गठबंधन से टूट जाए और वो समाजवादी पार्टी की चले, लेकिन वो तस्वीरें बाद में सामने आएँगी। लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है इस वक़्त की ओपी राजभर एनडीए के साथ यानी सतीश, बीजेपी के एक साथ जाने सवाल का आपसे पूरा और संकेत साफ कर दिया करेंगे। है। सतीश, आपसे एक सवाल और है कि पिछली बार जब ओपी राजभर ने एनडीए का साथ छोड़ा था, तो उन्होंने एक बात और कही थी कि भाजपा जो है उन पर पार्टी विलय करने के लिए दबाव बना रही थी। तो अगर इस बार अगर फिर से राजभर जाते हैं, जो कि साफ अब लग रहा है कि हो सकता है कि वो एनडीए में शामिल हो जाएं, आजकल में कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है, तो क्या पार्टी विलय होगी उनकी भाजपा में? देखिए, पार्टी विलय की संकेत तो नहीं है क्योंकि पार्टी जब विलय किया जाता है तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। जी। ख़ासकर राजनीतिक क्षेत्र जो उनके दबदबा रहा हो, इतने समय से संघर्ष रहा उनकी विचारधारा को लेके, उनके लीडर्स को लेकर और तो चीज़ें खत्म हो गई। बहरहाल ये तस्वीरें गठबंधन की ही है कि गठबंधन कर सकते हैं। विलय की ऐसी तस्वीरें नहीं है लेकिन जब उसमें आरोप प्रत्यारोप लगा था जब 2017 की विधानसभा चुनाव की जीत जीत एनडीए के साथ जब थे, उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से पार्टी से यानी कि एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ दिया। तो उस समय ये आरोप थे कि ये कहीं न कहीं हमारे साथ एनडीए यानी बीजेपी के साथ विलय करने की बात आ रही है। लेकिन बहरहाल इस तरह की कोई तस्वीरें नहीं, इस तरह के कोई राजनीतिक गलियारों में चर्चे नहीं है कि एनडीए में यानी खासकर बीजेपी में विलय कर लेंगे। बहरहाल जो तस्वीरें अभी का है, वो एनडीए के साथ गठबंधन की ही है और लोकसभा चुनाव साथ लड़ने की है। जी। जी सतीश, बहुत बहुत तो शुक्रिया तमाम जानकारी पर विस्तार से बात करने के लिए। और आपको बता दें कि अब एनडीए में हिस्सा हो सकते हैं राजभर, इसकी जो सुगबुगाहट थी राजनीतिक गलियारों में वो काफ़ी तेज़ हो गई है। सुबह सपा की आईटी सेल की आज बैठक होगी, जिस बैठक में आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। और कहा जा रहा है कि ओपी राजभर जल्द ही दिल्ली जाकर के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करके एनडीए में किसी भी पल शामिल हो सकते हैं। एक बार फिर से बीजेपी के साथ दिखेंगे ओपी राजभर और उनकी पार्टी। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर शिवपाल यादव आजमगढ़ से लड़ सकते हैं चुनाव। ये खबर सामने आ रही है। बता दें कि आजमगढ़ जिले से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव शिवपाल सिंह यादव। तो शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ जिले से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का शिवपाल सिंह यादव। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष की बनेगी सरकार, शिवपाल ने दिया बयान। आजमगढ़ जिले से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव शिवपाल यादव। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर सामने आ रही है, आजमगढ़ जिले से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव शिवपाल सिंह यादव। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता हैं शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव छोटे भाई हैं और उन पर सपा का दारोमदार काफ़ी बड़ा है। तो खबर आ रही है ऐसे में कि लोकसभा चुनाव के लिए शिवपाल सिंह यादव यूपी की आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष की सरकार बनेगी, शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जिले से चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा और समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। और कहा जा रहा है कि आजमगढ़ से शिवपाल सिंह यादव इस बार चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, लखनऊ से खबर आ रही है कि शिवपाल यादव आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं 2024 लोकसभा का इलेक्शन। इस खबर पर फिर से हमारे साथ सतीश संगम लखनऊ से जुड़े हैं। सतीश, आपके पास वापस आएंगे और आपसे जानेंगे कि अब खबर सामने आ रही है कि आजमगढ़ से शिवपाल सिंह यादव लड़ा सकते हैं चुनाव। क्या कुछ बताएंगे इस खबर पर?
शिवपाल यादव कल एक निजी कार्यक्रम में आजमगढ़ गए थे, तब से संदेश कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में आया कि एक तरह से शिवपाल यादव आजमगढ़ के लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ सकते हैं। इसका जी। एक संकेत और भी है क्योंकि आजमगढ़ सीट लंबे समय से समाजवादी पार्टी के पास रही है। इससे पहले खुद एक तरह से मुलायम सिंह यादव यहाँ पे सांसद रहे हैं। उसके बाद कुछ चुनाव से यानी कि लोक विधानसभा चुनाव से पहले एक तरह से सपा प्रमुख यानी अखिलेश यादव वहाँ के सांसद रहे हैं। जब उपचुनाव आया तो इनकी चीज़ों से इनके पास से संसदीय छीन ली गई थी। इनके भाई जो थे वो चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको कुछ खास जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अभी का जो एक तरह से जानकारी आ रही सामने आ रही, जो कल की तस्वीरें एक तरह से शिवपाल यादव जब आजमगढ़ में गए थे एक निजी कार्यक्रम में, तब से एक तस्वीरें सामने आ रही कि कहीं न कहीं वहाँ पे अपनी मजबूती को लेकर संकेत दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने के भी संकेत दे रहे हैं, क्योंकि आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीट है, एक आजमगढ़ शहर का, एक लालगंज जनता। तो हो सकता है कि आजमगढ़ के जो मेन शहर है लोकसभा की, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक तरह से बड़ा संदेश है। उन्होंने दावा भी किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की यानी कि जो रणनीति है, खासकर जो रणनीति बना रही है नाकाम होगी और एक तरह से जो गठबंधन का जो संदेश आ रहा है विपक्ष के गठबंधन का, उसकी जीत होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर यानी बड़ी सीटों से जीत होगी। इसमें कहीं न कहीं आजमगढ़ सीट भी है, तो एक संकेत भी है। और इससे पहले जब एक तरह से शिवपाल यादव जब विलय करे थे समाजवादी पार्टी में, तब से ये संदेश था कि समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी और इसका खास असर देखने को मिलता है। लगातार जो बैठकें का दौर है समाजवादी पार्टी दफ्तर में देखने को मिलता है। तमाम तरह के जो लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बूथ स्तर पर भी फीडबैक लिया जाता है और तमाम रणनीति बनाई जाती है लोकसभा चुनाव में। उसमें कहीं न कहीं शिवपाल यादव की अहम भूमिका होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पे उन्होंने दिया गया है एक तरह से पद यानी कि समाजवादी पार्टी में, तो उसका कहीं न कहीं खास संदेश है। और जो लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से जो लड़ने की बात करी जाए, एक अहम सीट है समाजवादी पार्टी के लिए। अगर शिवपाल यादव को वहां से चुनाव लड़ाया जाता है, समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व रहे, खासकर अखिलेश के बाद के बारे या कोई भी शीर्ष नेतृत्व, अगर वहां से इनको लड़ाया जाता है तो खास जीत का भी संकेत हो सकता है। जी सतीश, अभी लोकसभा चुनाव में काफ़ी समय है और अभी तो टिकट वितरण की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है और अभी से चुनाव लड़ने के दावे करना कि आजमगढ़ से शिवपाल यादव लड़ेंगे, जबकि माना यह जा रहा होगा कि हो सकता है कि मुलायम सिंह की सीट से, जब मुलायम सिंह की निधन के बाद शिवपाल यादव उनकी जगह लेने के लिए उनकी सीट से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि मैनपुरी के आसपास जो उनका इलाका है, इटावा मैनपुरी, वहाँ से कवायद लगाई जा रही हो बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब ऐसे में बयान देते हैं कि आजमगढ़ से लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या कह सकते हैं कि विरोधी के जो रणनीति है उसको कंफ्यूज करने के लिए कहीं ना कहीं ये बयानबाजी की जा रही है अभी से। देखिए, इसमें मैनपुरी और आजमगढ़ की सीट जो रही है शीर्ष नेतृत्व के तौर पे समाजवादी पार्टी के लिए, दोनों पे शिवपाल यादव एक तरह से क्या ना माफी चाहते हैं कि इसमें खुद मुलायम सिंह यादव और फिर अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे। अभी मैनपुरी में आप देखिए उपचुनाव में एक तरह से अखिलेश यादव की जो पत्नी है वो वहां पर जीत हासिल की है। तो जब हम आजमगढ़ की जब बात करते हैं तो जैसा बाद में फिर वही बात आती है कि लंबे समय से समाजवादी पार्टी के पास रही है सीटें, यानी कि जो भी पिछले लोकसभा चुनाव में संसदीय रही है उसमें जीत हासिल की गई, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी के जो उम्मीदवार निरुगा वो जीत हासिल की है। लेकिन कहीं न कहीं एक बड़े लीडर की भी मांग एक तरह से आजमगढ़ में रही है, जो इस बार के उपचुनाव हुए उसमें साफ जाहिर हुआ है। अगर आजमगढ़ की जब बात फिर तस्वीरें सामने आई तो जो 10 यानी कि विधानसभा सीट है उस पर सभी पर जीत समाजवादी पार्टी की रही है। तो यानी कि लोकसभा चुनाव जब कि उससे पहले की जो टिकट बंटवारे को लेकर आएगा तो संकेत साफ होगा कि वहां से इनको यानी शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है, जिसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा क्योंकि उस आसपास के क्षेत्रों में भी उनकी पकड़ मजबूत होगी। खासकर अगर गाजीपुर की बात करें, मऊ डिस्ट्रिक्ट की बात करें या पूर्वांचल के बनारस के क्षेत्र की बात करें, तो वो भी यानी कि इसके जरिए से एक साफ संदेश जाएगा, क्योंकि एक अच्छे खासे वोटर्स हैं, अच्छे खासे जो एक तरह समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो शिवपाल यादव से जुड़े हुए हैं, या फिर ओबीसी समुदाय की बात करें तो शिवपाल यादव से जुड़े हुए हैं। तो उसका भी संदेश साफ जाएगा कि उनको एक तरह से अहमियत दी जा रही है समाजवादी पार्टी में और अच्छा सम्मान दिया जा रहा है अगर वहां से चुनाव लड़ाया जाता है। जी सतीश, जैसा कि कहा गया था कि आजमगढ़ जो है हमेशा से समाजवादी पार्टी के लिए मतलब एक किला बन गया था और उपचुनाव में उस किले को भाजपा द्वारा ढहा दिया गया, तो क्या वापस उस किले को फतेह करने के लिए अभी से शिवपाल सिंह यादव वहां पर मेहनत करते हुए नजर आएंगे? ये कल की तस्वीरें साफ हैं क्योंकि खुद गए थे यहाँ पर एक निजी कार्यक्रम में। इसके बाद कई इनका दौरा लगा हुआ है शिवपाल यादव का आजमगढ़ क्षेत्र में, जो लोकसभा चुनाव से पहले संकेत देता है कि समाजवादी जो किला के तौर पर देखा जाता है खासकर लोकसभा चुनाव,
उसको मजबूत करने पर पूरी तरह से प्रयास शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में अगर संकेत साफ होगा कि उनको कहाँ से लाया जा रहा है, लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं, उन्होंने एक बयान भी दिया था कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ समाजवादी पार्टी की जीत होगी, बड़े स्तर पे सरकार बनाने में भी कामयाब होगी। तो ये जी संकेत है सतीश, कहीं न कहीं इसको लेकर भी, तो साफ ज़ाहिर है ठीक कि है, अगर ओम ठीक प्रकाश है की एक तरह सतीश, से जी, जी ठीक है, ठीक है सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। समय कम है और आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले से लड़ सकते हैं शिवपाल सिंह यादव चुनाव, ऐसा बयान उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ के किले को फिर से फतेह करने के लिए शिवपाल सिंह यादव मैदान में उतर सकते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आपको बता दें राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर नगर निगम सदन की पहली बैठक होगी। 22 जून को नगर निगम की बैठक होगी। आपको बता दें कि कार्यकारिणी के 12 सदस्यों का चुनाव, इसके अलावा सदन में नहीं आएगा कोई भी प्रस्ताव। तो नगर निगम कार्यकारिणी के 12 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। बता दें कि इसके अलावा सदन में नहीं आएगा कोई प्रस्ताव। एक सदस्य को जिताने के लिए 11 वोटों की जरूरत। तो नगर निगम कार्यकारिणी के 12 सदस्यों का चुनाव, इसके अलावा सदन में नहीं आएगा कोई प्रस्ताव। एक सदस्य को जिताने के लिए 11 वोटों की जरूरत है। सदन की बैठक 22 जून को सुबह 11 बजे से होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम सदन की पहली बैठक 22 जून को होगी। बताया जा रहा है कि नगर निगम कार्यकारिणी के 12 सदस्यों का चुनाव होगा। इसके अलावा सदन में नहीं आएगा कोई प्रस्ताव। एक सदस्य को जिताने के लिए 11 वोटों की जरूरत है। तो नगर निगम कार्यकारिणी की 12 सदस्यों की बैठक की जाएगी। एक सदस्य को जिताने के लिए 11 वोटों की जरूरत। तो सदन की बैठक होगी 22 जून को। नगर निगम सदन की पहली बैठक 22 जून को होगी। बता दें कि नगर निगम कार्यकारिणी के 12 सदस्यों का चुनाव होगा, 12 सदस्यों की बैठक होगी। इसके अलावा सदन में कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। एक सदस्य को जिताने के लिए 11 वोटों की जरूरत। उत्कर्ष सिन्हा हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। उत्कर्ष जी, जैसा कि खबर सामने आ रही है कि 22 जून को नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक होगी, क्या कुछ बताएंगे इस पूरी खबर पर? उत्कर्ष, अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज। लखनऊ नगर निगम जी। की ये कोई बहुत विशेष बैठक नहीं। आमतौर पर जब सदन गठित होता है उसके बाद फिर इस तरह की बैठक होती है और उसमें नए सिरे से जो मनोनीत सदस्य हैं उनका चुनाव होता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया वाला कार्यक्रम है जिसके भीतर कुछ ऐसे पार्षदों का चुनाव होगा जिसको कहते हैं कि नामित पार्षद हैं या जो कमेटीज बनानी हैं इनमें। अब उत्तर लखनऊ नगर निगम में खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी बड़ी संख्या में सीटें आई हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरह की कमेटी पे किन लोगों का प्रभुत्व होता है। और वोटिंग, जैसा कि आपने बताया कि एक सदस्य के लिए 11 वोट चाहिए होंगे, तो उस हिसाब से ये एक सहज समझा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होना है नगर की कार्यवाही में, नगर निगम की कार्यवाही में, क्योंकि मेयर और सरकार और बड़ी संख्या में पार्षद, तो ये सारा मिला के भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहाँ बना।
जी उत्कर्ष जी, जैसा कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा साफ तौर पर पे दिखाई दे रहा है, क्या कुछ ये पूरी प्रक्रिया होती है और उसका जो चुना जाएगा, क्या कुछ उसका किरदार होता है? देखिए, नगर निगम तमाम कमेटियां होती हैं जिनका काम होता है कि शहर के अलग अलग हिस्सों में से लेके ये बिल्कुल एक वैसा ही सदन होता है जी। जैसा कि विधानसभा होती है, तो उसमें वित्त समिति भी होती है, उसमें और वो पार्षद मिलके बनाते हैं। तो वित्त समिति होती है, अनुरक्षण समिति होती है, पर्यवेक्षण समिति होती है, बहुत तरह की कमेटीज होती हैं जो नगर निगम के कामकाज को मेयर सुचारू रूप से चला पाए, इसलिए उनको सलाह देने का भी काम करती है, और उसमें वो कैसे बेहतर निगम बन सके इसकी कोशिश करने के लिए ये एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। तो जी। आमतौर पर ये देखा गया है कि व्यवस्था तो बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों से नगर निगम की कार्यवाही को हम देख रहे हैं, तो उसमें कहीं ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत विशेष, ये दबाव समूह के तौर पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत विशेष फ़र्क अगर मान लीजिए कि कुछ कमिटीज़ में समाजवादी पार्टी का ही प्रभुत्व हो जाता है, उनके पार्षदों का प्रभुत्व हो जाता है, तो कोई बहुत विशेष दबाव वो बना नहीं पाते हैं। इसलिए लेकिन चूँकि निगम एक सदन है, सदन चुने हुए पार्षदों से चलता है, और चुने हुए पार्षदों में की ही जिम्मेदारी है कि वो शहर को बेहतर बनाएं। इसलिए बहुत सारी अलग-अलग तरह की समितियां बनाई जाती हैं, और उन समितियों को आपस में ही ये पार्षद वोटिंग करके चुनते हैं, और उस चुनाव के बाद फिर सदन की कार्यवाही में उनके रिपोर्ट्स प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके जो रिकमेंडेशंस हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं। जी उत्कर्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे 12 सदस्य जो चुने जाएंगे, उसमें मेयर का क्या कुछ रोल होता है, उसका कितना इन्फ्लुएंस होता है इन चुनाव में? देखिए, मेयर तो सदन का मुखिया है, जी। और सदन का मुखिया होने के नाते उसके वो विशेषाधिकार है, बल्कि आप समझिए कि अगर सदन है तो वो नगर की सरकार का मुखिया है। तो मेयर के प्रभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि अगर विपक्षी दलों के दबंग पार्षद या प्रभावी पार्षद जी। इन कमेटियों में चुने जाते हैं, तो वो जरूर दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं। हमने देखा कि कई बार नगर निगम की बैठकों में इन्हीं मसलों के ऊपर काफी संघर्ष भी होता है। तो ये जो 12 सदस्य होंगे, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा उसके सदस्य इसमें इस कमेटी में चुन के आए, और लेकिन चूंकि ये पार्षद हैं, इनके अपने संबंध भी हैं, इनके स्थानीय स्तर पे भी इनकी पहुंच होती है। तो हमने देखा कि पिछला सदन भी था, मेयर भले ही भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े प्रभावी सदस्य इन कमेटीज में बैठे हुए थे, और उन्होंने भी बहुत अपने इलाकों को लेकर के या सदन के जो निर्णय थे उनको प्रभावित किया। जी। लेकिन कुल मिला के अंततः तो जो पावर है वो मेयर के पास है और नगर आयुक्त के पास। जी। जी उत्कर्ष जी, एक सवाल और आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से ये चुनाव लेकिन होते हैं, अभी जो है हाल फिलहाल में जब ये बैठक होगी, तो किस पार्टी का कितना दबदबा देखा जा रहा है? समाजवादी पार्टी क्या टक्कर दे सकती है भाजपा को? समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर लड़ेगी, और उसके पास कुछ बहुत ही ऐसे सदस्य हैं, पार्षद हैं, जो 3 बार से 4 बार से जी। लगातार जीत रहे हैं, और वो वैसे भी शहर में काफी प्रभावी लोग हैं। तो वो जरूर इन कमेटीज में आना चाहेंगे। अभी नॉमिनेशंस आए नहीं हैं, तो इसलिए कह नहीं सकता, जी। लेकिन निश्चित तौर पर कम से कम 4 या 5 की संख्या में समाजवादी पार्टी अपने सदस्य तो निश्चित तौर पर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया उत्कर्ष जी, तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि 22 जून को कार्यकारिणी की सदस्य की बैठक होगी, जिसमें एक सदस्य को जिताने के लिए 11 वोटों की ज़रूरत होगी। बताया जा रहा है कि करीब नगर निगम की सदन की पहली बैठक 22 जून को होने वाली है। इस दौरान नगर निगम के कार्यकारिणी के 12 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। एक सदस्य को जिताने के लिए महज 11 वोटों की ही ज़रूरत होगी। इसके अलावा सदन में कोई भी प्रस्ताव नहीं आएगा।
सीधे चलेंगे राजधानी लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री कमलेश जैन जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रोत्साहन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के सभी जनपदों के उद्योगपति यहाँ पर एकत्रित हैं। मेसर्स वृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंजुल शर्मा और उसके बाद मेसर्स अमृत बॉटलर्स के श्री जय कुमार आहूजा, श्री जय कुमार आहूजा अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड के, अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री जय कुमार आहूजा, मिसेस वृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज के अंजुल शर्मा, मिसेस वृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के श्री अंजुल शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों प्रोत्साहन लाभ। मिसेस पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड के सचिन जैन, मेसर्स बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रेम बाबू, कृपया चपलता के साथ मंच पर आए। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी प्रतीक्षा में हैं। बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रेम बाबू, मेसर्स सुयश पेपर मिल्स के सुयश जायसवाल, सुयश जायसवाल कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकमलों से ये धनराशि प्राप्त करें, प्रोत्साहन लाभ। और उसके बाद मेसर सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स के श्री जय कुमार अग्रवाल, श्री जय कुमार अग्रवाल, मेसर सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स के श्री जय कुमार अग्रवाल जी मंच पर हैं। और उसके बाद मेसर ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोनभद्र के मनीष गर्ग, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मनीष गर्ग जी कृपया मंच पर पधार जाएं। श्री मनीष गर्ग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यकमलों से प्रोत्साहन लाभ ले रहे हैं। मेसर्स सुरुचि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मथुरा के दिनेश माथुर, मेसर्स सुरुचि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री दिनेश माथुर। उसके बाद मेसर्स पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के श्री आदित्य गुप्त जी तैयार रहेंगे। आपके नाम श्री आदित्य गुप्त जी मेसर्स पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के। और उसके बाद मेसर्स स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संजीव कुमार शर्मा, आपकी तालियां बहुत मध्यम पड़ती जा रही हैं मित्रों, कि संजीव कुमार शर्मा, मेसर्स स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कासगंज के संजीव कुमार शर्मा। मेसर्स पसवारा पेपर्स के अरविंद अग्रवाल, पसवारा पेपर्स मेरठ के अरविंद अग्रवाल। और उसके बाद मेसर्स श्री सीमेंट बुलंदशहर के नीरज अखौरी भी हमारे बीच हैं। कृपया मंच पर आ जाएं नीरज अखौरी जी, इस समय मंच पर आ रहे हैं श्री सीमेंट बुलंदशहर के नीरज अखौरी। मेसर्स आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड के संदीप घोष जिन्हें 47 लाख रुपए का, और मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन के संदीप घोष भी इस समय दोनों का रिप्रेजेंटेटिव। तो देखा आपने, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ निवेश मित्रों को प्रोत्साहन राशि और नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। पढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर लखनऊ से खबर है, जीवा हत्याकांड से जुड़ा मामला आपको बता दें। रिमांड में हत्यारे विजय से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। तो जीवा हत्याकांड का मामला आपको बता दें, जिसमें रिमांड में हत्यारे विजय से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि शूटर विजय को हत्या के बाद मिलनी थी सुपारी की रकम। असलम ने 20 लाख रुपए देने की बात कही थी। वारदात के बाद विजय को देने की कही थी बात। गिरफ्तारी के बाद विजय का असलम से संपर्क टूटा। रिमांड के दूसरे दिन पुलिस को उलझाता रहा विजय। विजय यादव का रिमांड का आज अंतिम दिन। गिरफ्तारी के बाद विजय का असलम से संपर्क टूट गया था, जो उसे सुपारी की रकम देने वाला था। रिमांड के दूसरे दिन ही पुलिस को उलझाता रहा विजय। विजय यादव का रिमांड का आज अंतिम दिन है। तो बड़ा खुलासा हुआ है। शाम 5 बजे पुलिस की रिमांड पर रहेगा हत्यारा विजय। तो अहम खबर आपको बता रहे, जीवा हत्याकांड से जुड़ा मामला।
जिसमें रिमांड में हत्यारे विजय से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि शूटर विजय को हत्या के बाद मिलनी थी सुपारी की रकम। असलम ने 20 लाख रुपए देने की बात कही थी। वारदात के बाद विजय को देने की कही थी बात। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ है कि फिरौती की रकम, सुपारी की रकम जो है वो विजय यादव को मिलने वाली थी, क्या कुछ बताएंगे इस पूरी जानकारी पर? देखिए, जब से जीवा हत्या कांड हुआ है तब से नए नए खुलासे हो रहे हैं। विजय यादव की बात करें, विजय यादव का रिमांड का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक पुलिस की रिमांड पे विजय यादव रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुलासा आज दूसरे दिन हुआ है। जो पुलिस की टीम ने विवेचक ने जानकारी दी है, जो जानकारी दी है, वो विजय यादव ने ये बताया है कि जीवा को मारने के बाद कोर्ट से निकलकर वो सीधे नेपाल जाता और नेपाल से असलम के संपर्क में आके जो उसको 20 लाख रुपए की जो 20 लाख रुपए देने थे तब वो मिलते, क्योंकि उसकी डील हुई थी असलम की कि जब आप जीवा को मार दोगे तब तुमको मैं 20 लाख रुपए दूंगा। पहले ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि कुछ पैसा दिया होगा या पूरी जानकारी जो पुलिस की टीम जो टीम बनी थी वो जानकारी प्राप्त करी थी। लेकिन जब बातें जो सामने आई है रिमांड में, तो उसने कबूला है कि 20 लाख रुपए की बात हुई थी कि जब तुम हत्या कर दोगे जीवा से, उसके बाद 20 लाख रुपए तुमको दिए जाएंगे। लेकिन जब जीवा की हत्या होती है उसके तुरंत बाद जो विजय यादव को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उसका संपर्क जो है टूट जाता है। पुलिस तमाम एंगलों से प्रयास कर रही है कि असलम का नंबर कौन सा था, किसके कैसे टेस्ट में ये लोग आए, तमाम एंगलों से पूछताछ की जा रही है टीम। लेकिन अभी भी बहुत से सवालों के जवाब पुलिस नहीं दिलवा पाई है, जैसे बहुत से सवालों के जवाब विजय देने से बच रहा है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब निकाले जा सके। किसके थ्रू तुम डायरेक्ट असलम से मिले, कैसे असलम से मिले, नेपाल पहुंचकर नेपाल से लखनऊ पहुंचे, कैमरे जो सीसीटीवी है उसको भी खंगाला जा रहा है कि क्या जब ये लखनऊ पहुंचा विजय यादव तब हत्या को अंजाम देने के लिए जीवा की कोई साथ में उसके मौजूद था कि नहीं। तमाम एंगलों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर बात करें कि 3 दिन की रिमांड में पुलिस को ज्यादा सफलता नहीं मिली है। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं निकाल पाई है, तो क्या ये रिमांड आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए, अभी ताकि तक और भी बड़े खुलासे हो सके। अभी तक रिमांड आगे बढ़ने की बातें सामने नहीं आई है। यही अभी चल रहा है कि शाम 5 बजे तक जो रिमांड है वो विजय यादव की पूरी हो जाएगी और विजय यादव को जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल एसआईटी की टीम की अगर बात करें, एसआईटी की टीम को 7 दिन तक समय दिया गया था कि आप 7 दिन पूरे साक्ष्य निकाले कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। वो भी कुछ सफलता जो है हासिल नहीं कर पाई है। हाँ, एसआईटी की टीम को 7 दिन का और टाइम दे दिया गया कि शासन को रिपोर्ट सौंपने के लिए 7 दिन तक वो शासन को रिपोर्ट और 22 दिन तक सौंप सकती है कि क्या क्या पूरा मामला था, किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल अगर कुल मिला के अगर बात करें, पुलिस अभी खाली हाथ है। उसको तमाम अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट क्लू मिलने चाहिए थे वहां तक अभी पुलिस और टीम है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। जी भरत, आपसे एक सवाल और लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से बताया गया था कि कल मनोवैज्ञानिक जो है वो आएंगे और उस तरह से पूछताछ की जाएगी, और बड़ी खबर सामने आ रही है कि 20 लाख रुपए उसको मिलने थे, क्या ये भी निकाला खुलासा हुआ है कि अभी तक उसको कोई जैसे कि एडवांस के तौर पर कुछ रकम मिली थी? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, सूत्र हम लोगों को जानकारी बता रहे हैं कि इसको जो विजय यादव को रकम अभी नहीं मिली थी, जो घटना को अंजाम देने के बाद वो नेपाल जाता और असलम से कांटेक्ट करता। असलम ने कहा था कि अगर तुम घटना को अंजाम दे दोगे उसके बाद जो रकम है 20 लाख रुपए वो उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन घटना के समय ही, जब घटना को अंजाम दिया गया उसके समय ही वहां पर वकीलों ने, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद से असलम से संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस भी साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है कि असलम से किस संबंध में बात करता था। जो नेपाल का मोबाइल जरूर बरामद हुआ था, लेकिन यही बातें सामने आई थी कि इसने सिस्टम में वो नेपाल का यूज किया गया था और जो कॉन्टेक्ट लगातार वो असम से कर रहा था वो वाईफाई के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू कर रहा था। अब जो हो सकता है कि जो लखनऊ पुलिस है, यूपी पुलिस, वो नेपाल जाए और वहां पर जानकारी प्राप्त करे। फिलहाल लखनऊ की अगर बात करें, विजय यादव से कुछ खास चीजें नहीं जुड़वा पाई है और इसी को लेकर एसआईटी ने भी अपने जो 7 दिन का वक्त और शासन से मांगा है रिपोर्ट सौंपने के लिए। और पुलिस जो रिमांड पर है वो आज शाम को 5 बजे तक है। मनोवैज्ञानिक तरीके से भी इससे पूछा गया, लेकिन तभी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्लूज है
वो पुलिस हासिल नहीं कर पाई है। अभी शाम 5 बजे तक वक्त है। अब देखते हैं कि ये कुछ ही घंटे बाकी हैं, इस घंटे में क्या पुलिस को महत्वपूर्ण चीजें जो फ्यूज है वो कर दो पाते हैं। जी भरत, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो शख्स है असलम जिसका नाम अब सामने आया है, अगर ये पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो क्या ये साफ जाहिर हो जाएगा कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कौन शामिल था? देखिए, जब विजय यादव का एक बयान सामने आया उसने साफ तौर पर यही कहा कि असलम के भाई के साथ जीवा ने लखनऊ जेल में बदसलूकी की थी, जिससे असलम ने उसके ऊपर गुस्सा जाहिर रखा लिया था कि इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसी के बाद असलम जो है उसने कांटेक्ट विजय को किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विजय से कांटेक्ट कैसे हुआ, असलम का तमाम एंगलों से अभी जो पूछताछ है वो पुलिस कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर असलम तक पुलिस पहुंच जाती है तो तमाम जो चीजें हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी, जो विजय यादव बताने से बच रहा है। क्योंकि विजय यादव को भी अगर याद उठा के देखे तो बड़ा क्राइम नहीं किया, उसने कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति नहीं है। लेकिन छोटे अगर बात करें इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना और असलम ने नए लड़के को चुनकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना, उसके पीछे भी कोई रंजिश साजिश हो सकती है। फिलहाल पुलिस भी हर एक एंगल से जांच कर रही है, तमाम एंगल से क्लूज इकट्ठे कर रही है कि आखिर विजय यादव से कॉन्टेक्ट असलम का कैसे हुआ। असलम इतना बड़ा शूटर नहीं था, इतना बड़ा अपराधी नहीं था, तब इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए असलम ने क्यों इससे मिले, विजय से मिले, क्या विजय खुद कोई कारण कर रहा है या विजय कुछ बातों को छुपा रहा है, तमाम अभी पूछताछ है। कुछ घंटे का वक्त जरूर है, हो सकता है तमाम जो बातें हैं वो सामने आए। जी भरत, तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से अभी विजय यादव और भी जो है बड़े खुलासे कर सकता है। और उसने बताया है कि असलम नामक एक शख्स उसे हत्याकांड के बाद 20 लाख रुपए देने वाला था, लेकिन हत्या के बाद और जब जीवा पकड़ा गया पुलिस द्वारा तो उसका जो है संपर्क असलम से टूट गया। तो जीवा हत्याकांड से जुड़ा बड़ा मामला को बता रहे हैं, बड़ा खुलासा हुआ है। रिमांड में हत्यारे विजय यादव से खुलासा करवाया गया, पूछताछ की गई और बड़े खुलासे हुए। आतिफ नाम का लखनऊ जेल में बंद है। उसका दाढ़ी एक बार इस आदमी ने उतारा था, उसका भाई मुझे नेपाल में मिला। आतिफ के भाई का नाम असलम है। कुर्ता पैजामा पहनता है, हल्का दाढ़ी है। उसने बोला मेरे भाई का दाढ़ी उतारा है, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। उसने आतिफ को। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लखनऊ में संजीव जीवा हत्याकांड का मामला है, इससे जुड़े बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हत्याकांड में गठित एसआईटी को और समय मिल गया है। एसआईटी को जांच के लिए 7 दिन का और समय अब मिल चुका है। पहले एसआईटी को 7 दिनों का समय मिला था, तय समय से जांच पूरी न कर पाने पर समय अवधि को बढ़ाया गया है। तो एसआईटी को 22 जून तक शासन को रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो हत्याकांड में गठित एसआईटी को मिला है और समय। बता दें कि एसआईटी को जांच के लिए 7 दिन का और समय मिल चुका है। पहले एसआईटी को 7 दिनों का समय मिला था, लेकिन इस दौरान जो है वो जांच पूरी नहीं हो पाई। एसआईटी को जांच के लिए 7 दिन का और समय इसलिए मिल चुका है। बता दें कि पहले एसआईटी को 7 दिनों का समय मिला था, तय समय में जांच पूरी न करने पर समय अवधि को बढ़ाया गया है। एसआईटी को 22 जून तक शासन को सौंपनी होगी रिपोर्ट। लखनऊ में संजीव जीवा हत्याकांड से जुड़ा बड़ा मामला। तो वही खबर बुलंदशहर से, जहां पर बुलंदशहर दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अनुपम शहर विधानसभा में जहांगीराबाद में करेंगे जनसभा। बुलंदशहर दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अनूपशहर विधानसभा के जहांगीराबाद में करेंगे जनसभा को संबोधित। इस दौरान वो मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज को जड़ता तक पहुंचाएंगे। जनसभा में गिनाएंगे मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज। तो जानकारी बुलंदशहर से, जहां पर बुलंदशहर दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाने वाले हैं।
अनूप शहर विधानसभा के चांकिलाबाद में करेंगे जनसभा। बुलंदशहर दौरे पर जाएंगे भूपेंद्र चौधरी। जनसभा में गिनाएंगे मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां। सीधे चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, सुनाते हैं आपको। शासन की किसी भी सर्विस में वह नौकरी करने के लिए इच्छुक होगा तो एज में रिलैक्सेशन के साथ साथ स्पेशल वेटेज देने की भी विशेष कार्यक्रम को हम प्राथमिकता देते हैं। मेरे लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में आपकी बड़ी भूमिका होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह केवल एक वाक्य न बने, ये केवल एक सेंटेंस न हो, बल्कि जमीनी धरातल पर हम उसको व्यावहारिक स्वरूप भी प्रदान कर सकें। इस दृष्टि से आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी और इस दौरान आपको ये देखना होगा कि कहीं भी आपके ऊपर कोई उंगली उठाने का अवसर न प्राप्त हो। आपकी प्राथमिकता स्टेट होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता होनी चाहिए और जो विराट लक्ष्य है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहले स्थापित करना और अगले 5 वर्ष के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अगर हमें सफलता प्राप्त होती है तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज जैसे हम लोगों ने उद्यमी मित्र नियुक्त किए हैं, ऐसे ही कुछ माह पूर्व मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 वर्ष पहले हम लोगों ने चयन किए थे एस्पिरेशनल विकास खंड के लिए सीएम फेलोशिप योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में कार्य करने वाले ऐसे युवा जो उस विकास खंड में जाकर के उस विकास खंड को आकांक्षी विकास खंड से उभार करके एक सामान्य विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने वाले विकास खंड के रूप में, ब्लॉक के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकें। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने यद्यपि नियोजन विभाग में प्रतिमाह उनके कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है, मैंने भी नियुक्ति के बाद एक बार उन्हें मुख्यमंत्री आवास में बुला करके उनके साथ अपना संवाद बनाया था और मैंने उनसे पूछा था प्रत्येक से कि भाई आखिर आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 100 हमने एस्पिरेशनल विकास खंड चयनित किए थे प्रदेश के अंदर, ये नीति आयोग के पैरामीटर और उनके इंडिकेटर के आधार पर हमने चयन किए थे। चयन के बाद हमने सुनिश्चित किया था कि यहां पे मैन पावर पूरा हो। कौन कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जहां पर ये विकास खंड पीछे हैं और इसके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए। पहले 3 महीने के अंदर ही जैसे ही हमने सीएम फेलोशिप योजना के अंतर्गत एक यूथ को उन विकास खंडों में चयन करके भेजा और उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सभी जो यूथ हैं वे अपने अपने विकास खंड में ही रात्रि निवास करते हैं। किसी न किसी ग्राम पंचायत में प्रतिदिन उनका विजिट होता है। वहां पर जाकर के वहां के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना और प्रतिदिन वहां की प्रोग्रेस को
अपने हैंडसेट के माध्यम से या टैबलेट के माध्यम से वह अपलोड भी करते हैं। उसका मूल्यांकन होता है, फिर सत्यापन होता है और फिर उसके माध्यम से हम उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। परिणाम अच्छे हैं, सकारात्मक है और इसीलिए मैं आपको इस बात के लिए कह रहा हूं कि आपके पास कोई शासकीय नियुक्ति प्राप्त करने के पहले एक्सपीरियंस का एक माध्यम बनेगा। दूसरा, जीवन की उन परिस्थितियों में, क्योंकि जैसे ट्रेनिंग होती है कि आपकी एक ट्रेनिंग भी है। मैं जानता हूं, मुझे जो बताया गया कि मैंने देखा है कि आपको जो यहां पे आज नियुक्ति पत्र यहां पर जो दिया जा रहा है, इनमें जो चयनित जो हमारे अभ्यर्थी हैं, उनमें बहुत अच्छे जो यूथ आए हैं, उनको यहां पर हम लोगों ने देखा, जो मुझे बताया। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।